बहुत सारे लोग हिस्ट्री के अनसंग हीरोज की बात कर रहे हैं। ये वो हीरोज हैं जिनका हमारी हिस्ट्री में, हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, पर हम इनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, इनके बारे में बात नहीं करते। पर आज मैं एग्जैक्टली अपोजिट करने वाला हूँ। मैं उन लोगों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि ओवररेटेड है। मतलब इनका एक्चुअली हिस्ट्री में सिग्निफिकेंस तो बहुत कम रहा है, पर हर जगह आपको इनके बारे में पढ़ाया जाता है या बताया जाता है। इनकी कहानी आपको किताबों में, स्कूल में, टीवी में हमेशा दिखाई जाती हैं। सिर्फ दिखाई नहीं जाती हैं, आपके ऊपर थोपी जाती हैं। इसका असर ये होता है कि आपको लगता है कि भाई हमारे देश को सिर्फ इन लोगों ने संभाला है, बाकी सब तो ऐसे ही है, पर एक्चुअली इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत कम था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, बहादुर शाह जफर 2। अगर किसी भी बच्चे ने 10th क्लास तक हिस्ट्री पढ़ी है तो उसने ये नाम एक से ज्यादा बार सुना होगा। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कहा जाता है कि 1857 का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, उसमें ये लास्ट मुगल एम्परर थे जिन्होंने एक फ्रीडम फाइटर की तरह ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। बट एक्चुअली एम्परर तो उनको कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये इस टाइम पे पूरी दिल्ली पे भी राज नहीं कर रहे थे। उस टाइम देश पर मेजर पोर्शन पर देश के मराठास का रूल था। इनफैक्ट जो मुगल एम्परर था उसको भी मराठास बताते थे कि क्या करना है, वो भी मराठास के अंडर आता था। दिल्ली के आसपास के रीजन्स पर मराठास का रूल था पानीपत की लड़ाई से पहले तक, और पानीपत की लड़ाई के बाद भी देश के बहुत सारे नॉर्थ साउथ पर मराठास का रूल था। वो तो पूरी दिल्ली में भी नहीं, चांदनी अपने जो लाल किला है उसके आसपास के कुछ एरिया को कंट्रोल कर रहे थे, और उसको भी कंट्रोल नहीं कहेंगे, जस्ट वो थे। उनका उस टाइम पर सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था वो ये था कि वो उस टाइम पर जिंदा थे। और जो कुछ अंग्रेजी सिपाही, जो हमारे इंडियन सिपाही थे अंग्रेजों की फौज में, वो जो बागी हो गए थे, उन्होंने जब रिवोल्ट कर दिया था तो उनको एक जगह इकट्ठा होने के लिए कोई बैनर चाहिए था, कोई झंडा चाहिए था, तो उन्होंने मुगल झंडे को चुना, क्योंकि वो मुगल बहुत टाइम तक उस एरिया पर रूल कर रहे थे। एज सच बहादुर शाह जफर का ना तो उसमें कोई रोल था, और ना उन्होंने कोई लीडरशिप क्वालिटी दिखाई थी, और ना उन्होंने ऐसा कोई फ्रीडम फाइटर की तरह लड़ाई लड़ी थी। कोई उस टाइम पे उनका, और एम्परर तो उनको कह ही नहीं सकते। इतने छोटे एरिया को कंट्रोल करने वाला इंसान एम्परर नहीं हो सकता। ही वॉज अ लोकल रूलर, चीफटेंट, जो भी कह लो। और सबसे बड़ा झूठ तो आपको यह पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने मुगलों से भारत को छीना था। नहीं, अंग्रेजों ने मराठों से भारत को छीना था। आई डोंट नो ये बात इतने ज्यादा हाईलाइट करके बच्चों को क्यों नहीं बताई जाती कि उस टाइम पर कंट्री को मराठास कंट्रोल कर रहे थे। अब ये दूसरा नाम थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि इनके एक्शंस का इंडियन हिस्ट्री में सिग्निफिकेंस है, पर मैं आपको रीजन के साथ ये नाम बोलने जा रहा हूं। शेर शाह सूरी। अब इन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे, जैसे कि रेवेन्यू सिस्टम अच्छा कर दिया, ये सब चीजें की थी इन्होंने। पर आपको इंडियन हिस्ट्री को समझना है तो शुरू से देखना पड़ेगा। इंडियन हिस्ट्री अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से भी जाएं तो 10,000 12,000 साल पुरानी है, और अगर आप वेद पुराणों के हिसाब से जाएं तो बहुत ही पुरानी है। तो एटलीस्ट 10-12 हज़ार साल पुरानी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, उसमें बीच में जब इंडिया में इंस्टेबिलिटी होती है, एक अफगान सरदार कुछ सालों के लिए, 2-3-4 सालों के लिए दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। और वो एक बहुत मेजर पोर्शन पे भी नहीं, पूरे देश पे नहीं, दिल्ली के आसपास और बिहार के आसपास के कुछ रीजन्स पर। और बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है, मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ऐसा नहीं है। उस रोड का नाम उत्तर पथ है, और वो बहुत पहले के टाइम से, वैदिक टाइम से इंडिया में है। उसके हो सकता है कुछ सेक्शंस उन्होंने रिपेयर कराए हों, पर ज्यादा लोगों को लगता है कि जीटी रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय शेरशाह सूरी। ऐसा नहीं है। तो जिस राजा का टेन्योर ही इतना कम रहा हो, उसका आपकी हिस्ट्री में क्या बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस हो सकता है। औरंगजेब, अकबर, ये सब जो राजा हैं, ये आए, बहुत टाइम तक रूल किया, अच्छा किया बुरा किया पता नहीं, पर इनका कुछ इफेक्ट था। आज जो हमारा देश जिस स्टेट में है उसमें इनका कुछ रोल था, अच्छे में बुरे में कुछ ना कुछ रोल था, पर वो बहुत इनसिग्निफिकेंट टाइम के लिए राजा थे। बट फिर भी उनको हमारी किताबों में, हमारे करिकुलम में इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस दे रखा है, जैसे कि पता नहीं उन्होंने 1-2-3-4 दशकों तक, डिकेड्स तक राज किया हो और पता नहीं क्या कर दिया हो। इतना कुछ नहीं है, बहुत कम हिस्ट्री अवेलेबल है उनके बारे में। फिर भी आपको बार बार उनकी कहानियां थोपी जाती हैं, वीर शेरशाह सूरी, वीर शेरशाह सूरी। भाई नहीं है इतना कंट्रीब्यूशन। अब जो तीसरा नाम है, ये और ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इनकी इमेज एक देशभक्त टाइप की है। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को एक फ्रीडम फाइटर की तरह पोर्ट्रे किया जाता है, पर असलियत में वो एक सुल्तान था जो कि अपना किंगडम एक्सपेंड करने के लिए और किंगडम बचाने के लिए लड़ रहा था। बार बार किसी न किसी विदेशी को हमारे देश पर अटैक करने के लिए निमंत्रण दे रहा था, आमंत्रित कर रहा था, इनवाइट कर रहा था। फ्रेंच को, ईरान के मुस्लिम शासकों को,
अरब तक को उसने कांटेक्ट किया था कि भाई हमारे देश पे आओ, अटैक करो और यहाँ पे एक खलीफेट और यहाँ पे एक मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश करो। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो कुरूर शासक था, कुछ लोगों ने उसको सेकुलर बनाने की कोशिश करी, कुछ लोग कहते हैं कि दिवाली के दिन हिंदुओं के गले कटवाए थे। वो सब एक हम साइड में रखते हैं अभी के लिए, अच्छा बुरा साइड में। पर हिस्ट्री में हमारी सिग्निफिकेंस क्या है उस आदमी का? ही वॉज रूलिंग, एक बहुत छोटे से मैसूर किंगडम पे वो रूल कर रहे थे। उस टाइम पे इंडिया में सबसे बड़ा किंगडम अगेन मराठा एम्पायर था। पेशवास जिस दिन चाहते टीपू सुल्तान को कुचल सकते थे, मसल सकते थे, खत्म कर सकते थे। टीपू सुल्तान ने केरला के राजा से लड़ाई करी, केरला के राजा ने उसको बुरी तरह हराया। टीपू सुल्तान ने मराठों से लड़ाई करी, मराठों ने उसको बुरी तरह हराया। बीच में एक दो छोटी मोटी बैटल शायद टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली जीते थे। और फिर अंग्रेजों को उन्होंने एक दो बार हराया, ब्रिटिशर्स को, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच, फ्रांस के लोगों, फ्रांस के हथियारों की मदद से। रॉकेट्स वगैरह उसमें बनाते हैं, कहते हैं कहानियां, बट आई डोंट नो, हो सकता है। तो उसके बाद वो एक दो लड़ाइयां जीते, बट फाइनली ब्रिटिशर्स ने भी उनको हरा दिया। और जो मैंने मतलब लोगों से बात करी है, उस टाइम के जो हिस्टोरियंस हैं, उस टाइम के बारे में जो एक्सपर्टीज रखते हैं, वो कहते हैं कि पेशवाज उस टाइम पे इंडिया की सबसे बड़ी फोर्स थे और वो जिस दिन चाहे टीपू सुल्तान को मसल सकते थे, जिस दिन चाहे। पर उन्होंने उसको छोड़ के रखा था कि एटलीस्ट ये साउथ में अपने इधर उधर निज़ाम वगैरह से लड़ते रहेंगे, तो ये और ये अंग्रेज जो साउथ से बढ़ रहे हैं या जो भी है पोर्चुगीज वगैरह, इनको उलझा के रखेगा ये, तो हम नॉर्थ पे फोकस कर सकते हैं। क्योंकि मराठा को उस टाइम पूरा फोकस नॉर्थ पे, दिल्ली पे था। इनफैक्ट वो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक जाना चाहते थे, गए भी। तो ये टीपू सुल्तान का एक्चुअली रोल बहुत कम है। जिससे लड़ा उससे हारा, जिससे लड़ा उससे हारा। बीच में कुछ बैटल जीता था, बट बार 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 हारा। और ऐसे फ्रीडम फाइटर को दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ही वॉज जस्ट अ किंग फाइटिंग फॉर हिज किंगडम, अपने देश के लिए एज अ ग्रेट मैन। उसकी कोई भावना नहीं थी। पर मुझे दुख इस बात का होता है कि फिर भी टीपू सुल्तान के ऊपर तो आपको पेजेस के आफ्टर पेजेस आपकी हिस्ट्री बुक्स में मिलेंगे, 2-3 टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर, बार 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 2-3 क्लासों में पढ़ाया जाएगा। पर वहीं वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने इतना बड़ा किंगडम, बाजीराव पेशवा, जिन्होंने हिंदुस्तान को उस टाइम को सबसे बड़ा किंगडम क्रिएट किया, पोर्चुगीज को, फ्रेंच को बार 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 अलग अलग जगहों पर रोका, उनके बारे में इतने इतने पैराग्राफ हैं, सिर्फ इतने इतने पैराग्राफ। बाद के पेशवास के, होलकर्स के बारे में, राजपूत बहुत सारे किंग्स थे जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। और मैं अर्ली राजपूत की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इनिशियली जो अरेबिक इन्वेजन्स थी, टर्किक इन्वेजन्स थी, उनको बहुत टाइम तक रोका था। उनके बारे में आपको बताएंगे ही नहीं। इनिशियली जो प्रतिहार राजा थे, उनके नाम भी नहीं सुने होंगे। बहुत सारी डायनेस्टीज हैं जिन्होंने 700, 800, हजार साल तक कॉन्टिन्यूसली रूल करा है। चोलाज, राजराजा चोला, राजराजेंद्र चोला, जिन्होंने पूरे साउथ ईस्ट एशिया को कैप्चर कर दिया और आज भी इंडियन कल्चर की झलक वहां पे दिखती है। इनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता, नाम नहीं पता होता लोगों को, क्योंकि बच्चे फिर इतना सा जब पढ़ते हैं हिस्ट्री में और मीडिया इनको कवर करता नहीं है तो फिर भूल जाते हैं। तो ये अनसंग हीरोज तो हैं, पर ये ओवररेटेड जब तक नहीं जाएंगे तब तक दिमाग की कैपेसिटी तो हमारी उतनी है ना, कंटेंट तो हम उतना ही क्रिएट कर सकते हैं ना एक बार में। तो जब तक ये ओवररेटेड लोगों को हम इनकी गाथाएं गानी झूठी सच्ची बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारे जो एक्चुअल हीरोज हैं, अंडररेटेड, अनसंग, उनकी कहानियां आपको नहीं बताई जा सकती, जिनसे आप सच में कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसा कंटेंट आगे भी आता रहेगा आपके लिए, जो कि आपको या तो आपने सुना नहीं होगा या सुना भी होगा तो आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब।